यस सर। क्या होता है मिलीनियम प्राइस प्रॉब्लम हमारे पास? ये 7 प्रॉब्लम्स है, जो कोई इनको सॉल्व करेगा उसको $1 मिलियन प्राइस है उसकी। ये 7 हमारे पास अनसॉल्वेबल अभी तक प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से एक प्रॉब्लम द पॉइंटियर कंजक्चर, पता नहीं भाई क्या चीज़ है, ये टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इनकी अगर आप लोग कोई बंदा मैथमेटिकल सॉल्यूशन हासिल करे तो उसमें आपके पास वो हो जाएगा $1 मिलियन का। क्ले इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स का, उन्होंने इसको अनाउंस किया हुआ है। सिर्फ इसमें से एक ये है, एक रशियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। और मज़े की बात ये कि मैथमेटिक्स में आपको नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिलता, लेकिन जो आई गेस फील्ड मेडल है कोई, जब उनके लिए अनाउंस किया गया क्या 2006 में आई गेस फील्ड मेडल मिलेगा, तो इन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। तो दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। बहरहाल इन अगर 7 प्रॉब्लम्स में देखें तो आप देखेंगे नंबर 4 पे आपके पास नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास, स्पेशली टर्बुलेंस हमारे पास जब आना शुरू हो जाती है, तो अभी तक नहीं पाया जाता है। इसके लिए हमारा जो मेथडोलॉजी अभी तक ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है वो ये हो रही है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पे हम कुछ रिजल्ट्स हासिल करेंगे और उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बुनियाद पे हम डिफरेंट टर्बुलेंस मॉडल्स की एस्टिमेशन करते हैं। उसके थ्रू हम चीज़ों को मैयर करते हैं। अब वो किन क्वांटिटीज़ को मैयर करें तो उनका हम बारे में हम आज देखेंगे कि किन किन क्वांटिटी को हमने मैयर करना होता है। एक ये जुमला है, खैर इतना हम ऐसे मुसलमान तो नहीं हो सकता, लेकिन टर्बुलेंस का फिनोमेना अगर देखा जाए तो ब्रैड शॉ ने 1994 में एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स की बुक है, उसके मुताबिक हमारे पास टर्बुलेंस यानी कि अभी तक इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आती कि किधर से इसका सोल्यूशन आ सकता है। अगर मैं आप लोगों से जानने से पहले टर्बुलेंस को जानने से अंदाजा तो होगा आपको क्या होता है टर्बुलेंस और उसका रेनॉल्ड्स नंबर से रिलेशनशिप। तो रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज हो जाता है जब स्पीड तेज हाई फ्लो रेट पे। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर बेसिकली किस चीज को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किन दो क्वांटिटीज का बैलेंस है? सर इनर्शियल फोर्स वर्सेस विस्कस फोर्स। तो ये क्या है, इनर्शियल फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस बेसिकली हैं क्या? सर एक ड्यू टू इट स्पीड है और सर एक उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि रेनॉल्ड्स नंबर जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास जो इनर्शियल फोर्सेस हैं, जो आपके पास इनर्शिया की वजह से, फ्लूइड के मोशन की इनर्शिया की वजह से पाई जाती हैं, वो डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। जब आपके पास इनर्शिया फोर्सेस डोमिनेट होना शुरू हो रही हैं, विस्कस फोर्सेस, विस्कोसिटी आपके पास बेसिकली क्या है? विस्कोसिटी आपके पास लेयर टू लेयर फ्रिक्शन पाई जा रही है, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन है। जब रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि आपके पास इनर्शियल फोर्सेस इंक्रीज करती जा रही है। इनर्शियल फोर्सेस इंक्रीज करना शुरू हो रही हैं, तो अगर आप ये लेफ्ट साइड वाली अपनी डायग्राम देखें तो हमारे पास जहाँ पे लैमिनर कंडीशन, वहाँ पे पैरेलल स्ट्रीम्स पाई जाती हैं फ्लूइड की। लेकिन जैसे जैसे आपके पास इनर्शियल फोर्स, आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, आपके पास इनर्शियल फोर्सेस का डोमिनेट होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लो है स्ट्रीम लाइन, वो टूटना शुरू हो जाता है, और वो फ्लो टूट के उसके अंदर रिसर्कुलेशन रीजन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और ये रिसर्कुलेशन रीजन बेसिकली आपके पास क्या कहलाते हैं? एडीज कहलाते हैं। अब आपके पास ये एडीज जो हैं, ये बड़े साइज की भी हो सकती हैं, लार्ज एडीज हो सकती हैं, और स्मॉल एडीज भी हो सकती हैं। जो सबसे बड़ी साइज की एडी होती है, अगर मेरे पास मैं कहता हूँ कि जी फ्लो किसी पाइप के अंदर से जा रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो मैक्सिमम लार्ज एडी की वो हो सकती है, वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो एडी का डायमीटर है, वो मैक्सिमम जो है कितना हो सकता है, वो इस डायमीटर ऑफ द पाइप के बराबर हो सकता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने एक चीज़ देखी है कि
जब एक एडी मूव कर रही होती है फ्लो के साथ, अब यहाँ से फ्लो चलता आ रहा है, उसमें एडी प्रोड्यूस होने शुरू हो गई। अब ये एडी आगे की तरफ मूव करेगी तो इसमें क्या हो रहा है, ये फ्लो की वजह से इसके अंदर इसकी शेप की चेंज आना शुरू हो सकती है, या कंप्रेस हो सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, कोई भी चीज होती है। उससे क्या होता है, हमारे पास ये एडी जो है ये टूट के स्मॉल एडीज की तरफ चली जाती है। जब हमारे पास एडी टूटेगी तो इसका क्या, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक चीज हम रिलीज करेगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि एडी जो है वो डिफॉर्म होके अपनी शेप चेंज कर चुकी है। जब अब वो एडी टूट रही है तो वो एनर्जी की किसी तरीके से रिलीज करेगी, तो हमारे पास ये इफेक्ट कहलाता है एनर्जी कास्केड इफेक्ट। इसी वजह से हमारे पास जो ज्यादातर टर्बुलेंस मॉडल्स हैं, आप उनमें देखेंगे कि आपके पास के का एक फैक्टर आ रहा होता है। वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी डेसिपेशन या एनर्जी डेसिपेशन रेट एप्सिलॉन पे कर रहे हैं या ओमेगा की बात कर रहे हैं, तो हम उस चीज को मेजर कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है कि आपके पास जब एक खास हद से वेलोसिटी का इजाफा होना शुरू हो जाता है, उसमें आपके पास इनर्शियल फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। इनर्शियल फोर्सेस की डोमिनेशन की वजह से आपके पास जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लैमिनर फ्लो, वो टूटना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से आपके पास एडीज की क्रिएशन होना शुरू हो जाती है। यही एडी की क्रिएशन आपके पास टूट फूट होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास एनर्जी की रिलीज भी होती है, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से हम उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ड्रॉ करें टर्बुलेंट फ्लो को, आपके पास लेफ्ट साइड पे फिगर आ रही है, टाइम स्केल के ऊपर मैं इसको ड्रॉ करना शुरू करूं, तो टर्बुलेंट फ्लो मेरे पास एक हाईली अनप्रेडिक्टेबल चीज है। इसमें मैं अगर कहना चाहूँ किसी एट एनी पॉइंट मैं देखना चाहूँ कि वेलोसिटी कितनी जाती है, टाइम टी यहाँ पे पाया जा रहा है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ u से। u आपके पास जो है वो एवरेज वेलोसिटी प्लस इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ द वेलोसिटी एट अ टाइम आपके पास होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, हमारे पास अगर मेरे पास टाइम स्केल 0 से t तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपनी वेलोसिटीज को, उनकी टोटल एवरेजिंग निकाली जाए। अब इसमें क्या, एवरेजिंग जब आपके पास हो रही है, आपके पास बेसिकली ये एक तरह से साइनोसाइडल बिहेवियर टाइप हो रहा है। एवरेजिंग जब हो रही है तो जितनी क्वांटिटी आपके पास इधर प्लस रीजन में पाई जाती है एवरेज वेलोसिटी से ऊपर, मैग्नीट्यूड वाइज मेरे पास क्या होगा, वही क्वांटिटी जो है नीचे पाई जा रही है। तो एवरेज ऑफ मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो 0 पाई जाएगी। अगर मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करनी है तो मेरे पास एक टर्म निकल के सामने आ जाती है टर्बुलेंस इंटेंसिटी की, जो कि आपके पास बेसिकली आरएमएस वैल्यू हम कह सकते हैं उसकी टर्बुलेंट रीजन की है, कि आप उसके स्क्वायर लें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और उसके बाद अंडर रूट करके उसको एवरेज से नॉर्मलाइज करते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली क्या रहती है, टर्बुलेंस इंटेंसिटी। आप फ्लुएंट के अंदर भी नीचे देखेंगे तो आपके पास टर्बुलेंस इंटेंसिटी रेशो 5 या 10% हम रखते होते हैं, और बेसिकली यहाँ से आपके पास मेजर होकर सामने आ रही होती है। अब ये जो आपके पास टर्म है ना, u इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी प्लस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमारे पास कहाँ पे निकल के सामने आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले अगर आप देखें, सिंपल शियर स्ट्रेस जो है वो आपके पास रिलेट कर रही होती है ग्रेडियंट से, वेलोसिटी ग्रेडियंट से विद रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेस। लेकिन जब आपके पास टर्बुलेंट फ्लो आना शुरू हो जाता है तो आपके पास ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करती। हमारे पास एक और एडिशनल टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं रेनॉल्ड शियर स्ट्रेस, या फिर आपके पास टर्बुलेंट शियर कहलाती है। तो हमारे पास जब टर्बुलेंट फ्लो होगा तो उसमें शियर स्ट्रेस, एक तो लैमिनर जो आपके पास पोर्शन है वो तो पाया जा रहा होगा, क्योंकि एक फ्लो से चलता जा रहा है, आपके पास एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू वॉल तो बन रहा ही है, तो आपके पास एक लैमिनर फ्लो है। दूसरी हमारे पास यहाँ पे एडिशनल टर्म आ जाती है, ये वाली एडिशनल टर्म जो है ये कहलाती है रेनॉल्ड स्ट्रेस, और इसकी वजह से हम जब इसको अपने इंट्रोड्यूस करवाते हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास 9 एडिशनल टर्म्स आ जाती हैं। आपके पास अगर मैं नॉर्मल नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन पे जाऊं
सिंपल मोमेंटम इक्वेशन की अगर मैं सिंपल बात कर रहा हूँ तो यहाँ तक पाई जा रही होगी। ठीक है, आपके पास प्रेशर टर्म है, हमारे पास ये स्ट्रेस वगैरह पाई जाती है, डाइवर्जेंस वेलोसिटी वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन एक तो ये आपके पास सोर्स टर्म आ गई, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास टर्म्स लिखी आ रही हैं ये एडिशनल टर्म्स आ जाती हैं। और अब हम देख सकते हैं कि आपके पास ये 9 एडिशनल टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एडिशनल टर्म है। ज़्यादा क्या हो जाएगा कि हम क्या कह सकते हैं कि ये और ये टर्म्स जो है इक्वल हो गए, इक्वलिब्रियम जिसमें हम कह सकते हैं पाए जा रहे हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 6 एडिशनल टर्म हो गए। अब पहले ही हमारे पास प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है। जब टर्बुलेंस उसके अंदर आई तो हमारे पास क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की टर्म भी ऐड होना शुरू हो गई, इंस्टेंटेनियस शेयर आपके पास प्रोड्यूस हो गई। और ये जो आपके पास एवरेजिंग हुई हुई है, ठीक है, ये हमने देखा था सिंपल, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एवरेजिंग लेंगे तो 0 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे जब आप उसको एज अ एनर्जी ट्रीट कर रहे हैं, इंटेंसिटी ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे पास ओवरऑल एवरेजिंग पाई जा रही है वेलोसिटी की, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी की। इसकी वजह से आपके पास ये वाली जो इक्वेशन निकल के सामने आ रही है, इसको हम कहते हैं रैंस। रैंस से आपके पास क्या बनता है, रेनॉल्ड एवरेज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी की एवरेजिंग हो रही है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी की एवरेजिंग हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास ये रेनॉल्ड्स, या अगर सिंपल आपके पास रेनॉल्ड्स आपके पास इक्वेशन का अगर नाम दिया जाए तो ये चीज़ निकल के सामने आती है। इन एडिशनल टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट टर्बुलेंस मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि के एप्सिलॉन के ओमेगा। तो जो कोई भी दुनिया में टर्बुलेंस मॉडल हो किसी भी प्रॉब्लम के लिए एग्जैक्टली सेम नहीं है और सही नहीं, करेक्ट नहीं है। मैं अगर कहता हूँ कि जी मेरे पास एक्सटर्नल फ्लोज के लिए कोई एक टर्बुलेंट मॉडल है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे के एप्सिलॉन, वो मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है एक्सटर्नल फ्लोज के लिए से अगर मैं बात करूँ। अगर इंटरनल फ्लोज और टर्बो पंप के ऊपर मैं सेम मॉडल अप्लाई करूँगा, लाजमी नहीं मेरे पास जो है वो रिजल्ट सेम आना शुरू हो जाएगा, ये सही आएगा। तो हमें जब भी करना पड़ेगा तो टर्बुलेंस मॉडल अप्लाई करना होगा, उसके लिए हमें उस चंद कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना होगा। और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वॉल वाई प्लस की। वॉल वाई प्लस की कंडीशन क्या चीज़ होती है, अगर मैं टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की बात करूं, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर को हम आमतौर पर 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। बाउंड्री लेयर बेसिकली क्या होती है, डेल्टा से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाउंड्री लेयर आपके पास वो होती है जहां पे आपके पास 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पाई जा रही है, वो हाइट, ठीक है। अब मैं अगर कोई टर्बुलेंट फ्लो जा रहा है उसको 3 जोन्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहला जोन होता है विस्कस सब लेयर, उसके बाद दूसरा जोन आपके पास बफर रीजन या ओवरलैप रीजन होता है, और तीसरा आपके पास रीजन जो होता है वो आउटर लेयर या टर्बुलेंट बाउंड्री कंडीशन कहलाते हैं। हमारे पास वॉल वाई प्लस नॉन डायमेंशनल एक हाइट है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि अब भी अगर वॉल वाई प्लस की वैल्यू कोई स्पेसिफिक है तो मेरा जो वो पर्टिकुलर पॉइंट है वो किस रीजन में लाई करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वॉल वाई प्लस की वैल्यू लेस देन 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो फ्लो है, जो पर्टिकुलर जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट की फ्लो के अंदर, वो विस्कस सब लेयर के अंदर पाया जा रहा है। वॉल वाई प्लस अगर मेरे पास 5 से 30 के दरमियान है तो मेरे पास ओवरलैप या बफर रीजन के अंदर है, और अगर 30 से ज़्यादा मेरे पास पाया जा रहा है तो वो टर्बुलेंट बाउंड्री कंडीशन है। इसी वजह से आप देखेंगे कि या तो वॉल वाई प्लस, अगर हम बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट की तरफ जाएं जिसमें हमें वॉल के इफेक्ट्स को बहुत ज़्यादा कैप्चर करना हो, एसएसटी मेथड है आपके पास, के ओमेगा मेथड है, तो हम कोशिश करते हैं कि वॉल वाई प्लस की वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ 1 हो। लेकिन अगर मैं वॉल के इफेक्ट को निगलेक्ट करना चाहूँ, ठीक है, क्योंकि जब आप विस्कस सब लेयर की बात कर रहे हैं, विस्कस सब लेयर के अंदर
हमने सबसे पहले क्या कहा था, रेनॉल्ड्स नंबर जब इंक्रीज कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, आपके पास इनर्शियल फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं आपके पास विस्कस फोर्सेस के अंदर। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के अंदर भी एक रीजन पाया जा रहा है विस्कस सबलेयर के नाम से, जो कि वॉल वाई प्लस जिसमें 5 से कम है, और वहां पे आपके पास क्या हो रहा है, विस्कोसिटी का इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे आप जो टर्बुलेंट फ्लो है उसके नॉर्मल कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास फिजिक्स चेंज होगी। तो अगर मैं अपने उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ विस्कस सब लेयर के अंदर, तो हमारे पास इन्हांस वॉल इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, जिनको मैं कैप्चर करूँगा। वरना अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं विस्कस सब लेयर और अपनी ओवरलैप रीजन जो है उसको बाईपास कर दूँ, और उसके बाद डायरेक्टली मैं वॉल वाई प्लस 30 से ज़्यादा चलना शुरू करूँ। तो अगर मैं वॉल वाई प्लस की तरफ जाऊँ, वॉल वाई प्लस की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाए, से मुझे कहा जाए कि जी एक पाइप है, ठीक है, पाइप में यहाँ से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आ रही है 1 मीटर्स पर सेकेंड की, और पानी है, और जो वर्किंग फ्लूइड है वो पानी है। अब मेरे पास जो पानी है उसकी विस्कोसिटी आई डोंट नो पॉइंट, या चले मैं ब्लड कह लेता हूँ, मुझे ब्लड की याद है कि आपके पास ब्लड आ रहा है, वो उसकी विस्कोसिटी पाई जाती है 0.0032 पास्कल सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी आपके पास है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर्स पर सेकेंड पाई जाती है। हमने इसको इतना रिजॉल्व करना है कि ये विस्कस सब लेयर के अंदर कम से कम हमारे पास एक लेयर लाई करे। तो आपके पास वॉल वाई प्लस का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है रो यूटी, आपके पास टर्बुलेंट वेलोसिटी, डेल्टा वाई वन आपके पास जो फर्स्ट लेयर हाइट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ओवर म्यू। जो म्यू टी है ये हमारे पास कुछ एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स हैं, के ऊपर नहीं जाएंगे। ये आपके पास वॉल शियर और डेंसिटी इनके रेशो अंडर रूट के बराबर है, और वॉल शियर हमारे पास नॉर्मली जो है वो किस रिलेशनशिप से आपके पास रिप्रेजेंट हो रही है, आपके पास स्किन फ्रिक्शन है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, और डेंसिटी ऑफ द सिस्टम है। अब जनरली हमारे पास इंटरनल फ्लोज हो तो हमारे पास स्किन फ्रिक्शन का ये वाला फॉर्मूला हम समाज F = 0.079 RE पावर माइनस 0.25, एक्सटर्नल फ्लोज हम आप किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, से मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इसमें मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं अपने रेनॉल्ड्स नंबर की एस्टिमेशन करूंगा। रेनॉल्ड्स नंबर मेरे पास क्या चीज आ रही है, रो वीडी ओवर म्यू, ठीक है। आपके पास बी क्या है, 1 मीटर्स पर सेकंड है, डी आपके पास डायमीटर ऑफ द पाइप है, रो आपके पास क्या है, डेंसिटी ऑफ द ब्लड है, और म्यू आपके पास क्या है, विस्कोसिटी पाई जा रही है। ये मैंने निकाल ली रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर की बुनियाद के ऊपर मेरे पास इंटरनल फ्लो है या एक्सटर्नल फ्लो, से पाइप के अंदर मेरे पास इंटरनल फ्लो है, मैं अपने स्किन फ्रिक्शन की मेजरमेंट करूंगा। स्किन फ्रिक्शन की मेजरमेंट के बाद मैं अपने वॉल शियर की एक वैल्यू एस्टिमेट कर सकता हूँ। वॉल शियर की जब वैल्यू एस्टिमेट हो गई तो फिर उसकी बुनियाद पर मैं टर्बुलेंट वेलोसिटी यूटी उसकी एस्टिमेशन होगी। जब टर्बुलेंट वेलोसिटी होगी, से अगर मुझे कहा जाए कि जी इसको विस्कस सब लेयर के अंदर तक मैंने अपने मैश को रिफाइन करना है, तो क्या होगा, मेरे पास जो वॉल वाई प्लस है उसकी अपर लिमिट क्या हो गई है, 5 के बराबर है। मैं यहाँ पे वैल्यू 5 प्लग इन करूँ, रो मेरे पास मौजूद है, यूटी मौजूद है, म्यू मौजूद है, तो मेरे पास डेल वाई वन फर्स्ट लेयर हाइट निकल के सामने आ जाएगी। फर्स्ट लेयर हाइट शुड बी लेस देन दैट एक्स वाई जेड वैल्यू होनी चाहिए। समझ आइए आपको। सर ये जो y1 की वैल्यू आएगी डेल्टा y1 की, हम्म, वो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो विस्कस सब रीजन के अंदर लाया करेगा, और उसका जी, यूनिट क्या होगा सर इसका डेल्टा y1 का, वो किसके ऊपर मीटर्स में ही आपके होगा? पास, हाँ यूनिट आपके पास पाया जा रहा है। देखें वाई वाई प्लस आपके पास क्या है, डायमेंशनलेस वैल्यूज है। आपके पास डेंसिटी की भी यस। यूनिट है, आपके पास वेलोसिटी की भी यूनिट है, और आपके पास विस्कोसिटी के भी यूनिट है। आप इनको जिसके लिहाज से, मिलीमीटर्स के लिहाज से करना चाहेंगे, इंच के लिहाज से करें, मीटर्स के लिहाज से, वो डिपेंड करोगे आपके पास कौन से यूनिट्स है यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ, आपके पास 2 ग्रिड्स हैं, एक लेफ्ट साइड पर, एक राइट साइड पे।
अगर से इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि जी यहाँ तक का विस्कस सब लेयर रीजन है और ये आपके पास लॉग लॉ, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, अभी क्या बात कर रहे हैं, ये आपके पास बेसिकली इन्फ्लेशन लेयर्स को शो कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैश है वो कितना हाईली रिजॉल्व है, और राइट साइड पे आपके पास हाईली अनरिजॉल्व आपके पास मैश पाया जाता है। इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आपके पास कैप्चरिंग आ रही है, ये देखिए लेफ्ट साइड पे ये चीज़ है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास कितना परसेंटेज इन्फ्लेट कर रही है फ्रॉम द सरफेस। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर y प्लस में 5 की लिमिट लगा रहा हूँ, सेम मुझे कहा जाए जी हमने SST मॉडल इस्तेमाल करना है एक पंप के अंदर, और उसमें एवरेज वॉल y प्लस की वैल्यू, आमतौर पे आप वॉल y प्लस की वैल्यू जब आपके पास वो हो जाता है, सोल्यूशन आ जाता है, तो हमें निकल के सामने आती है कि जी एवरेज वॉल y प्लस की वैल्यू ये है। लेकिन अभी मैंने अपना सोल्यूशन स्टार्ट करना है और अब मैंने अपने मैश को एक ख़ास हद तक रिजॉल्व करना है, और मेरे पास जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है या टर्बुलेंस जो मॉडल है उसकी रेजोल्यूशन एक ख़ास हद की होनी चाहिए। तो मैं एक जनरलाइज कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कह दिया जाए कि जी वॉल y प्लस की अपर लिमिट 1 के बराबर है, तो सिंपल मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं जो निकल के सामने आ रही होंगी, और इसकी बुनियाद पे मेरे पास फर्स्ट लेयर हाइट आ जाएगी। मुझसे अगर कहा जाए जी, मैं अगर आप लोगों को एक प्रॉब्लम दे दूँ कि जी विस्कस सब लेयर के अंदर एटलीस्ट 2 आपके पास मैश होने चाहिए, ओवरलैप रीजन या बफर रीजन के अंदर आपके पास 3 या 4 होने चाहिए, तो हम ये निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वॉल y प्लस की वैल्यूज़ का अंदाज़ा है, हमें अपने फ्लो की इनिशियल कंडीशन का पता है कि इंटरनल एक्सटर्नल है, उसकी बुनियाद पे हम वॉल शेयर फाइंड करें और टर्बुलेंट जो है वेलोसिटी फाइंड करके अपने फर्स्ट लेयर हाइट, सेकंड लेयर हाइट, थर्ड लेयर हाइट इसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो हमने वहां पे जो जाके देखा था एक दफ़ा कि जी आपने मैश को रिजॉल्व करना और बाउंड्री के ऊपर किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितने परसेंटेज हमारे पास मैक्सिमम इन्फ्लेशन परसेंटेज कितनी हो सकती है जो स्ट्रेचिंग हो सकती है मैश टू मैश? हारिस, एनीवन? हमारे पास 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैश की। किसी को याद है मैश के अंदर हमने जो देखा था कि अगर आपके पास एक मैश सेल हाइट 1 मिलीमीटर है तो नेक्स्ट आपके पास 1.2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, हमारे पास एस्पेक्ट रेशियो प्रॉब्लम आता है। तो बहरहाल ये चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आपके पास सरफेस रफनेस को भी हम इग्नोर करते हैं कि आपके पास कौन कौन से टर्बुलेंस मॉडल हैं। एक मैंने आपको असाइनमेंट दी है, अब आपने वो जाके रीड करनी होगी। असाइनमेंट खोलेंगे आप लोग अपने सारे जो भी शो हो रही है? यस सर, ओपन किए सर। असाइनमेंट में आपने बेसिकली क्या बताना है, मेरे पास है कि वॉल y प्लस की वैल्यू फॉर k एप्सिलॉन k ओमेगा और SST मॉडल और उनकी एप्लीकेशन साइड, कि किस कंडीशन के अंदर कौन सा मॉडल बेहतर काम करता है। ठीक है, ये आप लोगों ने आज करके देने, मुझे 1 बजे तक करके दें और इसको मैं एज अ क्विज स्ट्रेट कर लूँगा। ओपन एंडेड है, आपके पास प्रॉब्लम है कहीं से भी इस्तेमाल देखना चाहें आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं टर्बुलेंस की आपसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछना चाहूँ, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई हो सकती है? टर्बुलेंस का हमें फायदा होता है कहीं पे या नुकसान ही है? सर प्लेट हीट एक्सचेंजर में पढ़ा था कि उसके ऊपर जो पैरेलल प्लेट हीट एक्सचेंजर्स वगैरह होते हैं, एक प्रोजेक्ट उसके ऊपर हमने
किया था, तो उसके ऊपर कोरुगेशन रखते हैं, तो उसके ऊपर से जो फ्लो जितना टर्बुलेंट होता जाता है तो हीट ट्रांसफर उससे उतना बढ़ता जाता है। बिल्कुल। हीट एक्सचेंजर के अंदर आप लोगों ने एक दफा बैफल प्लेट्स का नाम सुना है? या यस सर। सर्दियां जब शुरू होती हैं तो जी नास गैस वालों का इश्तिहार आता है कि जी आप अपने गीजर के अंदर कॉनिकल बैफल लगाएं। तो बेसिकली क्या होता है, बैफल प्लेट्स आपके पास हीट एक्सचेंजर, वेरी गुड 28 रोल नंबर। जब आप बैफल प्लेट्स लगाते हैं वो बेसिकली क्या होता है, बैफल प्लेट लगाने की वजह से आप अपने फ्लो के अंदर जो है एक पाथ इंक्रीज कर रहे होते हैं, दूसरा टर्बुलेंस ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास हीट ट्रांसफर एनहांसमेंट होती है। जहां पे आपने हीट ट्रांसफर एनहांसमेंट करनी हो वहां पे आपको टर्बुलेंस की जरूरत है। जहां पे आपको मिक्सिंग की जरूरत हो, से आपके पास जो EFI होती है, ठीक है, EFI में क्या होता है, हमारे पास मैनिफोल्ड है। EFI किस तरह काम करते हैं मैं तो आपसे बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एयर फिल्टर के बाद आपके पास यहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, और फिर फ्लो मीटर है। उससे आपको पता चला कि एयर कितनी फ्लो होती हुई आ रही है। अब मैनिफोल्ड है, मैनिफोल्ड आपके पास बेसिकली क्या करता है, आपके पास हर सिलेंडर के अंदर इक्वली एयर डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। अगर से आपके पास 4 सिलेंडर कार है तो आपके पास 1 2 3 4 मैनिफोल्ड के आउटलेट होंगे, और मैनिफोल्ड के एंड पे और जो आपके पास इनटेक वाल्व है उसके शुरू में आपके पास फ्यूल इंजेक्टर्स लगे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्लो रेट होता है उसके मुताबिक हमारे पास जो ऑप्टिमम फ्यूल टू एयर रेशियो होती है वो 14.7:1 होती है, कि आपके पास तकरीबन 15 अदद एयर के हों और 1 अदद आपके पास फ्यूल का पाया जा रहा। जब यहाँ पे एट द एंड पहुंचता है, यहाँ पे आपके पास इनटेक वॉल्व पाया जा रहा है और यहाँ पे इंजेक्टर इंजेक्ट कर रहा है फ्यूल। तो जब तक आपके पास एयर और फ्यूल की मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे पास बर्निंग प्रॉपरली इवनली स्मूथली नहीं होगी, और हमारे पास क्या होना शुरू होगा, नॉकिंग का फिनोमेना अकर करेगा। तो क्या होता है, हम डेलिबरेटली इस तरह का शेप बनाते हैं मैनिफोल्ड के, आप देखते हैं एकदम से वो नीचे की तरफ करता है, एकदम अपना एंगल चेंज करता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हम फ्लो के अंदर ज्यादा से ज्यादा टर्बुलेंस इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। जब हमारे पास टर्बुलेंस इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, आपके पास स्मूथ लाइनें टूटना शुरू हो गई फ्लो की, और एडीज क्रिएट हुई, और एडीज क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है, आपके पास मिक्सिंग होना शुरू हो गई। तो जहां हमारे पास प्रोसेस प्लांट या प्रोसेस के अंदर जहां पे मिक्सिंग का फिनोमेना चाहिए वहां पे आप टर्बुलेंस इंट्रोड्यूस कराते हैं। जहां पे आपने हीट ट्रांसफर की इन्हांसमेंट करनी है वहां पे आपको टर्बुलेंस का फिनोमेना करते हैं। तो टर्बुलेंस इज नॉट ऑलवेज बैड, बल्कि बहुत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपके पास टर्बुलेंस का फायदा होता है, तो देखना होता है। चलें फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही कंक्लूड करते हैं। ये इसको ज़रा देखिएगा, कोई इसको जमा करा दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल 11 बजे मुलाकात होती है। ठीक है, चलें फिर।